हेलो गाइस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये 5वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात की थी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं उनकी डिटेल देखी थी हम लोगों ने। अब आज के लेक्चर में हम लगभग फोटोसिंथेसिस को जो मेन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटो सिस्टम्स के बारे में। फोटो सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसीड करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो नई कहानी है, जो फोटो सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसको। गाइस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये दो प्रोसेस से मिलके बनी होती है। इसमें एक होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस होती है, दो इसमें रिएक्शन होती हैं। ये प्रोसेस तो एक ही है लेकिन ये दो प्रोसेस से मिलके बनी है। पहली है लाइट डिपेंडेंट जिसमें कि लाइट की ज़रूरत होगी, और दूसरी है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है, जो दोनों रिएक्शन है दोनों ही मिलके बनाएंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। कोई भी एक रिएक्शन अगर इसमें से कहें कि लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन है वो बना दे या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो अकेले ही फोटोसिंथेसिस करवा दे, ऐसा नहीं होता। दोनों ही प्रोसेस एक साथ में मिलके एक प्रोसेस को करवाएंगी। तो जैसे कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये सनलाइट को यूज करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करेगा और उसके बाद में ये एनर्जी बनाएगा। एनर्जी क्या होती है गाइस? जो एनर्जी होती है वो एटीपी एनएडीपीएच के फॉर्म में होती है। लेकिन इसके साथ ही जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है इसमें एनर्जी तो बनती ही है, इसके साथ में ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है, दैट इज O2, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। उस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब क्या होती है जो दूसरी प्रोसेस है लाइट इंडिपेंडेंट, ये रिएक्शन ऐसी होती है जिसको कि लाइट की डायरेक्टली आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्टली लाइट की, लेकिन वो प्रोडक्ट चाहिए होता है जो लाइट की मदद से बना है। मतलब कि इसमें शुगर का प्रोडक्शन होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में शुगर बनता है जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता है, जो हमको चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो यही शुगर है। लेकिन इस शुगर का फॉर्मेशन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता तो है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है उसको लाइट डिपेंडेंट जो प्रोडक्ट बने होते हैं जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच, इनकी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके बनता है ये शुगर मॉलिक्यूल। टोटल यही है प्रोसेस जो कि मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। अब जो शुगर का प्रोडक्शन होता है वो होता है C3 साइकिल की हेल्प से होता है, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं कि C3 साइकिल से ना करके C4 प्लांट्स होते हैं वो C4 साइकिल चलवाते हैं, और कुछ कैम प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आगे की हैं। अभी मेन हमारा फोकस है कि ये जो शुगर बना है इस शुगर का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो इस शुगर के प्रोडक्शन से पहले अब ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, आज के लेक्चर में हम इनको समझेंगे।
क्या होते हैं फोटो सिस्टम्स, कैसे ये रिएक्शन जो हो रही है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है शुगर के प्रोडक्शन में। तो चलिए देखते हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें एटीपी बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और NADPH बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें बन तो रही हैं, लेकिन ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ये चीज़ें बनी हैं, इनके भी दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार की साइकिल होती है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। इन दो प्रोसेस की हेल्प से होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक जेड है, जेड स्कीम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। गाइस रफ व्यू बता रही हूँ, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से एक्साइट होके ऊपर के लेवल में जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से जाते हैं, अगले फोटो सिस्टम पे आते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 रहेगा और यहाँ पे फिर उसके बाद में आते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास में, और उसके बाद में फिर से ये एक्साइट होके जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो साइक्लिक, ये तो नॉन साइक्लिक हो गई। जेड स्कीम जो हुआ इसमें कोई भी साइकिल तो बन नहीं रही है, नॉन साइक्लिक हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोसेस आगे कैरी की जाती है तो इसमें एक पॉइंट आता है जहां से कि ये रिएक्शन मुड़ जाती है और यहीं पे आ जाती है। तो इस तरीके से कि ये साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही हैं, वो दो टाइप की होती है, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। ये दो तरीके की साइकिल्स हम पढ़ेंगे, दो तरीके की प्रोसेस हम पढ़ेंगे। जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम ये कहें कि लाइट की ज़रूरत नहीं होगी तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लाइट की इसको डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो कि लाइट की मदद से बने हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को करवाने के, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगी उसका प्रोडक्ट होगा शुगर का प्रोडक्शन। शुगर बनेगा यहाँ पे, जो कि मेन शुगर मॉलिक्यूल हमको चाहिए है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन एम है वो यही है, इस शुगर के मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करना। अगर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये सन से लाइट आ रही है, सनलाइट लीफ में आई, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, सभी को पता है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया है, वाटर भी मिल गया है, रूट से जो प्लांट लेकर आते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वहाँ से वाटर मिला है, जाके यहाँ पे लीफ में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई है और उस रिएक्शन में बना है कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट, यही शुगर मॉलिक्यूल है जो कि हमको चाहिए है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और अगला क्या बना है, ऑक्सीजन, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्लांट से रिलीज करते हैं। बन तो गया है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस से बने हैं। एक बना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से और एक बना है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से। अब कैसे ये दोनों प्रोसेस कंबाइंड होके एक सिंगल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाती हैं, चलिए अब इसको देखते हैं। देखते हैं कैसे होता है एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हमने ये देखा कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं और जेड स्कीम बनाती हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे इनको एनर्जी मिल रही है, ये जो सन है ये लाइट दे तो रहा है, ये कैसे आ रही है लाइट, चलिए देखते हैं। एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं सन से लाइट आ रही है, लाइट को एब्जॉर्व किया जा रहा है एंटीना मॉलिक्यूल पे। अब एंटीना मॉलिक्यूल्स का जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर एक के पास में आया इसने इसको दे दिया, दूसरे के पास में आया तो इसने दे दिया। देख क्या रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, क्वांटा या फोटोन। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्व करता है ये एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को, वो होता है क्वांटा, मतलब कि फोटॉन के लेवल, फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। अब यही फोटोन को ये ट्रांसफर करता है, रिएक्शन सेंटर दूर होता है, उस रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने के लिए
एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, और ऐसे करते करते फाइनल जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी पहुंचती है रिएक्शन सेंटर के पास। फिर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर के पास में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया जाता है वाटर से। जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाते हैं और फाइनली जो प्रोसेस होती है, जेड स्कीम बनती है, उसमें ये पहुँचते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड के पास में, और उसके बाद में प्रोसेस से होते हुए पहुँचते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास में। जो इलेक्ट्रॉन का पहला एक्सेप्टर होता है वो होता है फोटोसिस्टम 2, और फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्व करता है लाइट को 680 नैनोमीटर पे। तो ये जो पहला आप देख रहे हैं पार्ट, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर का दिखाया गया है, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का है। एनर्जी ट्रांसफर, लाइट आई, एक से दूसरे एंटीना में गया, दूसरे में गया, फिर उसके अगले में गया, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इस एनर्जी को यूज कर लिया गया वाटर की स्प्लिटिंग में और इलेक्ट्रॉन्स बने, और फाइनली फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है पूरी प्रोसेस में। इसीलिए यहाँ पे ये दो प्रोसेस दिखाई गई हैं, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये स्प्लिट होता है, तो ये प्रोटॉन बनाता है प्लस ये इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब सोलर एनर्जी मतलब कि सन से मिल रही है लाइट, सोलर एनर्जी हो गई, और उसी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी है जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि इसी को तो यूज करके प्लांट्स अपने लाइफ की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करेंगे ना, तो वही होते हैं केमिकल एनर्जी। इसी एनर्जी को, इसी शुगर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, इसको बोला जाता है केमिकल एनर्जी, जो कि बनती है एटीपी, एनएडीपीएच, इन सब के फॉर्मेशन से। एटीपी, एनएडीपीएच सब मिलके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करवाते हैं, फिर शुगर मॉलिक्यूल को बनवाते हैं, वही होता है केमिकल एनर्जी। अब देखते हैं क्या है फोटोसिस्टम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम्स, दो तरीके के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। और जो फोटोसिस्टम 1 एंड 2 हैं, कैसे ये एक्टिविटी करवाते हैं, जो हमारा पिगमेंट्स वाला पार्ट था, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने पिगमेंट्स के बारे में बात की थी और ये देखा था कि फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2 कोई भी अकेले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं करवा पाते हैं। इन दोनों को एक साथ आने की ज़रूरत होती है, तब जाके मैक्सिमम यील्ड मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। Both photosystems contain many pigments that help collect light energy. जो दोनों ही फोटोसिस्टम होते हैं उनमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। अब मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल होता है, जिसके बारे में भी आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, जो पार्ट 4 है जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया है पिगमेंट्स के बारे में, तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि वो भी आप वीडियो देखिए, ताकि जो एक सीरीज चल रही है उसमें सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रेड ड्रॉप इफेक्ट भी देखा था, इन्हेंसमेंट इफेक्ट भी देखा था, और कौन कौन से पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो पिगमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उनको भी डिस्कस किया है। और यही जो पिगमेंट्स होते हैं लाइट एनर्जी को सबसे पहले यही कलेक्ट करते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये दोनों ही फोटोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले लाइट को ये कलेक्ट करेंगे, एज वेल एज अ स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, फाउंड एट द कोर। कोर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर दो टाइप के होते हैं, आकृति सबसे पहले आता है 680 पे, P680 सबसे पहला रिएक्शन सेंटर होता है।
इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर एक्साइट होके आगे पहुँचते हैं, वहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं P700 पे। ये होता है दूसरा रिएक्शन सेंटर। जो P680 वाला है ये फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, जबकि जो P700 वाला है ये फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है। तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस मैं दिखाती हूँ, ये जो हम लोगों ने देखा है ये पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, यही बना रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स को। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को ले रहे हैं, लाइट एनर्जी को कलेक्ट किया, एक से दूसरी जगह भेजा, दूसरी से दूसरी जगह भेजा, और फाइनली ये रिएक्शन सेंटर में लाइट को भेज देते हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और फाइनली उसको रिएक्शन सेंटर के पास में भेज देते हैं। फोटो सिस्टम 2 एक्ट्स फर्स्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं P680 के पास में। P680 जो होता है वो पहला रिएक्शन सेंटर होता है ड्यूरिंग द लाइट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले PS2 आता है उसके बाद में, बट इट वॉज नेम्ड PS2 बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड सेकेंड। जो फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया गया उसका नाम 1 इसलिए है क्योंकि उसको सबसे पहले डिस्कवर कर लिया गया। इनकी जो नेमिंग हुई वो डिस्कवरी के बेस पे हुई, जिसको पहले डिस्कवर किया गया उसको 1 नाम दे दिया गया, जिसको बाद में डिस्कवर किया उसको फोटो सिस्टम 2 नाम दे दिया गया। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 है वो पहले आता है काम करने के लिए, ना कि फोटो सिस्टम 1। हालांकि डिस्कवरी उसके पहले हुई है लेकिन काम पहले फोटो सिस्टम 2 ही करता है। Photosystem 1 is located at the outer surface of the thylakoid membrane। हम लोगों ने जो पहले लेक्चर्स थे, हमारे पहले वीडियोस थे, उनमें हम लोगों ने थाइलेकॉइड क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी में आउटर सरफेस जो होती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की, वहाँ पे फोटो सिस्टम 1 लोकेटेड होता है। एक मैं दिखा सकती, कुछ ये इस तरीके से थाइलेकॉइड होता है। जब बहुत सारे ये थाइलेकॉइड एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। कुछ इस तरीके से स्टैक लाइक अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। लेकिन ये जो सिंगल है, सिंगल, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। यही जो थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी कवरिंग है, इसी में लोकेटेड होता है फोटो सिस्टम 1 एंड कंटेन्स क्लोरोफिल बी। फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होता है P700। इसका मतलब ये है कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है, इसलिए इसको P700 नाम दिया गया है। इज द एक्टिव रिएक्शन सेंटर। जो P700 है यही फोटो सिस्टम 1 का एक्टिव रिएक्शन सेंटर है। बात करें अगर फोटो सिस्टम 2 की, तो ये होता है लोकेटेड एट द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये इनर सरफेस होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है थाइलेकॉइड, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे PS1 होगा, और जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा इसमें होते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, इसके अलावा फाइकोबिलेंस एंड जैंथोफिल्स। इतने सारे ये पिगमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम 2 में। एंड क्लोरोफिल ए P680, जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है वो होता है P680। फॉर्म इज द एक्टिव रिएक्शन सेंटर। P680 फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर होता है। गाइस, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं जो कर रही हूँ आगे के वीडियोस लेके आऊँगी, तो आपका सपोर्ट होगा तभी मैं कर पाऊँगी। सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। ये एक ओवरव्यू है कैसे ये फोटो सिस्टम 2 पे लाइट एनर्जी आई। हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 2 में भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स बनाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स को, कि एक ने लाइट को एब्जॉर्व किया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, इस तरीके से रिएक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं।
अभी आप लोगों को तो याद होगा, बताइए क्या होता है फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर। ये 680 होता है, P680। ये इस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ये आगे ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास में। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, P700। ये P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यही है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि बनाती है एनर्जी को और इसके साथ में ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ बन रही है, ये देखिए, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई। ये वाटर इसने बनाए 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स, इसके साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहीं से रिलीज हुई ऑक्सीजन। तो आप देखिए ऑक्सीजन पहले ही रिलीज हो जाती है। ये जो फोटो सिस्टम की जो एनर्जी बन रही है, एनर्जी के बनने से बहुत पहले ही ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो गई है, लेकिन जो एनर्जी बनी है वो बाद में बनी है। और इसके अलावा जो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा वो इन प्रोडक्ट को यूज करके, ATP और NADPH को यूज करके ये शुगर मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करेंगे। जो ये जेड स्कीम है, ये है एनर्जी के फॉर्मेशन की प्रोसेस, जबकि जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में बनेगा, और उसको भी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में मैंने फोटो सिस्टम्स का एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को कि कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो जेड स्कीम है अपना वर्क कर रही है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Thank you very much guys for watching this session. Please like this channel and share videos with your friends also. And guys subscribe तो ज़रूर करिएगा। Thank you very much.